स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के विद कीर्ति वर्मा का। तो फ्रेंड्स, हमने इंडस सिविलाइजेशन का जो हमारा टॉपिक था हिस्ट्री का वो कंप्लीट कर लिया, उसकी क्वेश्चन सीरीज भी कंप्लीट कर लिया है। तो जो आज हम पढ़ेंगे, जो आज हमारा नया टॉपिक रहने वाला वो हमारा वैदिक सभ्यता रहेगा, जिसे हम वैदिक संस्कृति या फिर आर्यों की सभ्यता भी हम इसको बोल सकते हैं। तो जब हमने हिस्ट्री पढ़ना शुरू किया था तो हमने पाषाण काल पढ़ा था। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि भाई हम इतिहास को 3 काल क्रम में बांट रहे हैं। एक हमारा प्राग ऐतिहासिक काल रहेगा, एक आदि ऐतिहासिक काल रहेगा और एक ऐतिहासिक काल रहेगा। जो हमारा प्राग ऐतिहासिक काल था उसमें हमारा पाषाण काल आया। और जब हमने आदि ऐतिहासिक काल पढ़ा तो सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल का सबसे बड़ा उदाहरण रहेगी। आदि ऐतिहासिक काल से मतलब हमारा क्या रहा कि जो हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं सिंधु सभ्यता के, मान लीजिए, तो वो सारे साक्ष्य कैसे थे? पुरातात्विक साक्ष्य हमारे थे। जो हमें लिखित साक्ष्य थे वो बहुत कम मिले हैं, जो लिपि वगैरह के मुहरों पे ही मिला, हमको थोड़ा बहुत मिला है। तो हमारी आदि ऐतिहासिक सभ्यता थी। और जब हम वैदिक सभ्यता की बात करें तो वैदिक सभ्यता हमारी कैसी है? पूर्ण रूप से ऐतिहासिक सभ्यता, यानी कि हमें जितने भी वैदिक सभ्यता के साक्ष्य मिले वो सारे क्या है? लिखित साक्ष्य हैं। कोई भी पुरातात्विक साक्ष्य इसमें नहीं है। हाल कोई मुश्किल से एक आध ही साक्ष्य ऐसा होगा जो कि इसमें पुरातात्विक साक्ष्य रहेगा। तो वैदिक सभ्यता हमारी कैसी रहेगी? ऐतिहासिक सभ्यता रहेगी। तो वैदिक सभ्यता पढ़ने से पहले मैं आपको इसका एक्सटेंशन थोड़ा सा बता देती हूँ, क्योंकि बाद में भी हम इसको डिस्कस करेंगे स्टार्टिंग से, क्योंकि एक्सटेंशन अगर मैं बाद में बताती तो मैप बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता। तो इसलिए पहले मैं इसका आपको मैप के थ्रू इसका एक्सटेंशन करवा देती हूँ। तो देखो, जो आपकी वैदिक सभ्यता थी ये आर्यों द्वारा शुरू हुई थी, मतलब कि आर्य भारत में आए थे। आर्य भारत के मूल निवासी नहीं थे, ईरान से होकर भारत में ये लोग आए थे। तो आर्य भारत में आए तो सबसे पहले कहाँ बसे? तो वही जो चीज़ हमें यहाँ पे पढ़नी है। तो जो आर्य थे वो कहाँ बसे? तो पहले हम इसमें आपको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो, ये हमारा इंडिया का पूरा मैप है। मैंने आपको पहले भी बताया, जब भी हम इंटरनेशनल बाउंड्रीज ड्रॉ करते हैं उसमें जैसे कि एक टेढ़ी लाइन, फिर डॉट, एक टेढ़ी लाइन, एक डॉट, इस तरह से करते हैं। लेकिन जब भी हम वाटर बाउंड्रीज ड्रॉ करते हैं तो बिल्कुल सीधे सीधे करते हैं, उसमें कहीं भी कट्स या फिर डॉट्स नहीं होते हैं। तो फिर देखो, जब भी हमारे मैप में स्टडी करनी होती है तो हमारी नॉर्थ कहाँ रहती है? हमेशा ऊपर रहता है, साउथ नीचे रहेगा, ईस्ट इस तरफ को रहेगा और वेस्ट इस तरफ को रहेगा। तो इसी तरह नॉर्थ हमारा बिल्कुल जम्मू के ऊपर रहने वाला है। जो हमारा जम्मू वाला हिस्सा रहेगा वो क्या रहेगा? नॉर्थ हिस्सा रहेगा। नीचे जो हमारा नीचे तमिलनाडु वाला हिस्सा है, क्योंकि मैंने पूरा मैप ड्रॉ नहीं किया नीचे तक, तो जो आपका वो है तमिलनाडु वाला हिस्सा रहेगा और साउथ में रहेगा। वेस्ट में आपके राजस्थान गुजरात आएंगे और ईस्ट में आपके अरुणाचल प्रदेश और जो 7 प्रदेश वहाँ के हैं वो आएंगे। तो अभी देखिए, मैं आपको आपके पड़ोसी देश भी बता देती हूँ। जैसे कि यहाँ पे हमारा चाइना रहेगा और हिमालय की रेंज भी हमारी यहाँ से ही रहने वाली है। और यहाँ हमारा नेपाल है, यहाँ भूटान है। नीचे आप यहाँ पे आओगे, यहाँ पे हमारा वेस्ट बंगाल रहेगा और यहाँ पे हमारा क्या रहेगा? म्यांमार रहेगा, जिसे हम बर्मा भी बोलते हैं। और अगर मैं आपको नीचे लेके जाऊँ बिल्कुल, क्योंकि नीचे तक मैंने ड्रॉ नहीं किया था, श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है, जो कि जलीय देश एक तरह से, बिल्कुल चारों तरफ से एक तरह का द्वीप है। द्वीप क्या होता है? जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है। और अगर हम यहाँ आए तो यहाँ हमारा क्या रहेगा? पाकिस्तान रहेगा, यहाँ रहेगा हमारा अफगानिस्तान, जम्मू से थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाए तो ये हमारे 7 पड़ोसी देश थे। अगर हम वाटर बाउंड्रीज की बात करें तो जो हमारा इधर आए गुजरात साइड में हमारा क्या है? अरब सागर, अरेबियन सी है। नीचे जाएंगे जब साउथ में बिल्कुल तमिलनाडु की तरफ, तो हमारा नीचे क्या है? हिंद महासागर है। और इधर हमारा क्या है? बे ऑफ बंगाल है। जब हम ईस्ट के नीचे वाले पार्ट में जाते हैं, साउथ ईस्ट में, तो वहाँ क्या हमारा? बे ऑफ बंगाल है। तो यही कारण कि भाई हम 3 तरफ से, हमारी जो बाउंड्रीज है भारत की, 3 तरफ से पानी है, इस वजह से इसको क्या बोला जाता है? प्रायद्वीप भी बोला जाता है किसको? भारत को। तो अभी हमें पढ़ना है, अब हम पढ़ेंगे आर्यों के बारे में कि भाई आर्य कहाँ बसे। तो जो आर्य जिस क्षेत्र में बसे उसे बोला गया सप्त सिंधु प्रदेश। क्या बोला गया? सप्त सिंधु प्रदेश। तो सप्त सिंधु प्रदेश क्या होता है? 7 नदियों का समूह। तो जिस मतलब कि प्रदेश में यहाँ के बसे उसका नाम सप्त सिंधु प्रदेश। और वहाँ पे कितनी नदियाँ बह रही हैं? 7 नदियाँ बह रही हैं। कौन कौन सी बला? तो देखो, सबसे पहले हमारी सिंधु रिवर जो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। कहाँ से स्टार्ट हो रही है? यहाँ से स्टार्ट होके ये रिवर यहाँ अरेबियन सी तक आ रही है, अरब सागर में जाकर के गिरेगी। जो हमारी सिंधु नदी है, मैं यहाँ पे होती आपको अभी अच्छे से दिखेगा। देखो, जो सिंधु नदी है वो ऐसी नदी है जिसका हमारा भारत में, तो जैसे उद्गम स्थल तो भारत में है, लेकिन इसका बहुत कम हिस्सा भारत में है, सिर्फ जम्मू से थोड़ा ही रहती है ये।
बाकी इसका सारा हिस्सा कहाँ पे आपका पाकिस्तान में रहेगा। और ये कहाँ गिरती है, अरेबियन सी। और जो आपकी बाकी की नदियाँ सिर्फ सरस्वती को, जो आपकी सरस्वती नदी है इसको छोड़कर जितनी भी बाकी की नदियाँ आई ये सारी सिंधु नदी में जाकर मिल जाती हैं। और सिंधु नदी कहाँ गिरती है, अरब सागर में गिरती है। और जो आपकी सरस्वती नदी है वो सीधा यहाँ से जो हमारा है पंजाब, हरियाणा और इधर को राजस्थान, गुजरात की तरफ से होकर ये अरब सागर में गिर जाती है। तो अभी देखो सबसे ऊपर हमारी सिंधु नदी है, उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारी झेलम रिवर, जो ये है ये कौन सी नदी है हमारी, झेलम। और ये चिनाब है, चिनाब के ठीक नीचे कौन सी रिवर है, रावी। और रावी के ठीक नीचे व्यास है। और उसके ठीक नीचे जो ये यहाँ से पंजाब की हिस्से से जा रही है ये हमारी सतलुज नदी है। और ये सबसे नीचे क्या हमारी सरस्वती नदी रहेगी, जिसे घग्गर नदी भी बोला जाता है, प्राचीन सरस्वती नदी भी इसको बोला जाता है। तो ये इस तरह से हमारी नदियाँ रहेंगी। तो जो आर्य बसे तो सबसे पहले इस जगह पे बसे, मतलब कि जो ये हमारा ये वाला पार्ट है इन नदियों का, यहाँ आकर आर्य बसे। तो इनका मुख्य संकेंद्रण कहाँ रहेगा, इनकी मुख्य हॉटस्पॉट इनका कहाँ रहेगा आर्यों का, तो मुख्य हॉटस्पॉट इनका रहेगा पंजाब में। पंजाब में मुख्य रूप से यहाँ आकर बसे थे। तो ये था हमारा मतलब कि आर्य किस तरह से भारत में आ गए। तो भारत में आए तो कहाँ बसे, तो ये चीज़ें मैं यहाँ पे इनका एक्सटेंशन हमने पढ़ा। लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते मतलब कि जो हमारा संपूर्ण भारत उसमें फैल जाएंगे, वो हम उत्तर वैदिक काल करेंगे तब करेंगे। तो अभी हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो जो फ्रेंड्स जो आपकी वैदिक सभ्यता है आपके हर एग्जाम्स के लिए जो रहने वाली है, तो मैं आपको ऐसे करवाऊंगी कि फिर आप जितना भी आप छोटा एग्जाम दे लेना और जितना चाहे बड़ा एग्जाम दे लेना, आपका एग्जाम अच्छे से कवर हो जाएगा। अभी हम पढ़ रहे हैं क्या, वैदिक सभ्यता। क्या पढ़ रहे हैं अभी हम, वैदिक सभ्यता को डिस्कस कर रहे हैं। तो वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता आपकी रहेगी, ऐतिहासिक सभ्यता ये आपकी रहेगी। कैसी रहेगी, ऐतिहासिक सभ्यता। कैसी सभ्यता रहेगी आपकी वैदिक सभ्यता, एक ऐतिहासिक सभ्यता ये रहेगी, यानी कि जिसके जितने भी साक्ष्य कैसे हैं, सारे साक्ष्य लिखित है। फिर जो आपकी वैदिक सभ्यता इसके अलग अलग नाम हैं, जैसे सिंधु सभ्यता को सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता से बोला जाता था। तो वैदिक सभ्यता के लिए कौन कौन से शब्द यूज किए गए हैं, वैदिक सभ्यता के लिए इसको एक तो वैदिक सभ्यता बोला जाता है, दूसरा इसको क्या बोला जाता है, आर्यों की सभ्यता इसको बोला जाता है, आर्यों की सभ्यता। और ये किसको बोला जाता है, वैदिक संस्कृति, वैदिक संस्कृति भी इसको बोला जाता है। तो ये आपकी वैदिक सभ्यता के विभिन्न नाम रहेंगे। तो आपको वैदिक सभ्यता की जगह आर्यों की सभ्यता भी मिल जाए, वैदिक संस्कृति मिल जाए, तो कंफ्यूजन में बिल्कुल भी नहीं होना है। एक आपकी जो वैदिक सभ्यता थी कैसी सभ्यता रहेगी, ग्रामीण सभ्यता रहेगी। समाज कैसा रहेगा इसका, कबीलाई समाज रहेगा। कैसी सभ्यता रहेगी, ग्रामीण सभ्यता रहेगी, ग्रामीण सभ्यता ये आपकी रहने वाली है। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, जो आपकी सिंधु सभ्यता कैसी है, नगरीय, और जो आपकी वैदिक सभ्यता कैसी है, ग्रामीण सभ्यता, यानी कि हम ऊपर से नीचे आए हैं। देखो आपकी सिंधु सभ्यता का जो समयकाल था वो था 2350 से 1750 ईसा पूर्व। और जो आपका वैदिक सभ्यता की समय सीमा क्या रहेगी, आपकी समय सीमा ये रहेगी 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। तो आपका जो ये समयकाल था 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, ये क्या रहेगा, आपका वैदिक सभ्यता का काल रहेगा। तो 1750 के करीब आपकी जो सिंधु सभ्यता वो पतन, मतलब कि उसका विनाश होना स्टार्ट हो गया था। उसमें हमने जब सिंधु सभ्यता के पतन के कारण पढ़े तो उसमें बहुत सारे रीजन पढ़े थे। एक था कि आर्यों का आक्रमण, लेकिन अगर हम देखें सिंधु सभ्यता का पतन हुआ 1750 के करीब होना स्टार्ट हुआ, 1500 में आर्य आए। अगर आर्यों के साथ सिंधु सभ्यता के लोगों का युद्ध हुआ है, कि भाई आर्यों के साथ युद्ध हुआ है, उसमें सिंधु सभ्यता नष्ट हुई है, अगर हम मान भी लें, लेकिन युद्ध में तो सिर्फ मानवता नष्ट होती है, कि मानव जाति का विनाश हो रहा है। लेकिन जो उनके घर थे, जो उनका नगर की संरचना थी, तो वो तो नष्ट नहीं होनी चाहिए थी। तो फिर ये कबीलाई समाज क्यों जीते, क्योंकि उन्हें सब पहले से सब कुछ बना बनाया मिल रहा था। तो ऐसा नहीं होता कि भाई ऐसा हो जाता। तो आर्यों के द्वारा नष्ट हुई है, मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं हो सकता। वैसे इसका मेन रीजन मेरे हिसाब से क्या रहेगा, बाढ़ रहेगा,
क्योंकि ये नदियों के किनारे फली फूली थी आपकी वैदिक सभ्यता भी, और जो आपकी सिंधु सभ्यता वो भी नदियों के किनारे ही फली फूली थी। तो जो आपकी नदियों में बाढ़ आती रहती थी और सिंधु नदी में तो खास कर आती रहती थी, तो बाढ़ इसका रीजन हो सकता है कि बाढ़ के कारण आपकी सिंधु सभ्यता नष्ट हुई है। तो जो आपकी वैदिक सभ्यता इसका समय क्या रहेगा, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व आपकी वैदिक सभ्यता का समय रहेगा। तो अभी जबकि वैदिक सभ्यता इसको 2 भागों में बांट दिया गया। ये जो बांटे गए, ये क्यों बांटा गया, इसलिए बांटा गया क्योंकि ने जो आपका पूर्व वैदिक काल था और उत्तर वैदिक काल था, इसकी जो संरचना थी, चाहे वो सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक और आर्थिक कुछ भी हो, उसमें चेंजेस हुए। उन डिफरेंसेस को दिखाने के लिए इसको हमने क्या किया, तो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। तो मैं आपको बताती हूँ, जो आपकी वैदिक सभ्यता है इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हमने, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक को बोला गया ऋग्वेदिक काल और एक इसको बोला गया उत्तर वैदिक काल। इसको हम ऋग्वेदिक सभ्यता भी बोल सकते हैं या फिर पूर्व वैदिक सभ्यता भी इसको हम बोल सकते हैं। दूसरा क्या रहा हमारा, उत्तर वैदिक काल, या फिर हम उत्तर वैदिक सभ्यता इसको बोल सकते हैं। जो आपका ऋग्वेदिक काल है इसका समय क्या रहेगा, इसका समय था आपका 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और जो आपका उत्तर वैदिक काल था इसका समय था 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व यानी कि BC बिफोर क्राइस्ट। तो ये जो आपका वैदिक सभ्यता 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी, ऋग्वेदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व, उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। तो अब इसके बाद हम इसके बारे में इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन अच्छे से कर लेते हैं। जो आपकी वैदिक सभ्यता है, फिर आप मतलब कि वैदिक सभ्यता को आर्यों की सभ्यता बोला जाता है, आर्यों के द्वारा निर्मित की गई थी। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ लेते हैं। तो जो आपकी वैदिक सभ्यता, इसको वैदिक संस्कृति भी बोला जाता है। वैदिक संस्कृति से हमारा मतलब क्या रहेगा कि आर्यों के द्वारा निर्मित सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक व्यवस्था को क्या बोला जाता है, वैदिक संस्कृति बोला जाता है। तो वैदिक सभ्यता के संस्थापक कौन थे, तो इस सभ्यता के संस्थापक कौन थे, आर्य। कौन थे, आर्य थे इस सभ्यता के संस्थापक थे, जिस कारण इसको आर्य सभ्यता भी बोला जाता है। और आर्य का जो आपका आर्य वो कैसा शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का ये शब्द। और इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है कुलीन, श्रेष्ठ, उत्तम। यानी कि आर्य अपने आप को क्या बोलते थे कि वो सबसे श्रेष्ठ है, सबसे उत्तम है, कुलीन है, स्वतंत्र है अपने आप में। तो ये चीज किसका अर्थ है, आर्य का अर्थ है। तो आर्य कैसा शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है। ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, और ये किस भाषा का शब्द है, तो आर्य किस भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है। और इसका मतलब क्या है, कुलीन, श्रेष्ठ, उत्तम या फिर स्वतंत्र हम इसको बोल सकते हैं। तो आर्य आए कहाँ से थे, आर्य होकर आए थे ईरान से। तो ईरान की पवित्र पुस्तक का नाम यहाँ पे आता है। तो ईरान की पवित्र पुस्तक क्या रहेगी, ईरान की पवित्र पुस्तक कौन सी रहने वाली है, ज़ेंदाविस्ता। जैसे हिंदुओं में गीता है, और जो आपका मुसलमान समाज है उसकी क्या है, कुरान है, और जो गुरु ग्रंथ साहिब है आपकी सिखों के, तो ठीक उसी तरह ईरान की पवित्र पुस्तक क्या रहेगी, ज़ेंदाविस्ता ईरान की पवित्र पुस्तक रहेगी। जो आपकी हमें किस तरह पता चल रहा है कि भाई आर्य ईरान से होकर आए, तो ये पुस्तक हमें बताती है कि ईरान जो आप क्या आर्य हो कहाँ से होकर आए हैं, ईरान से होकर आए हैं। ज़ेंदाविस्ता से हमें पता चलता है कि आर्य कहाँ से होकर भारत आए हैं, ईरान से। और इसके अलावा हमें किस चीज़ से पता चल रहा है, बोगजकोई अभिलेख, जिसका हमने बिल्कुल फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था कि बोगजकोई अभिलेख से भी हमें पता चलता है कि आर्य कहाँ से होकर आए हैं, ईरान से होकर आए हैं, जो कि 1400 ईसा पूर्व का था। अब ये लोग बसे कहाँ पर, जो मैंने आपका एक्सटेंशन बताया था, अब उसका वर्णन देखो। ये बसे कहाँ पर, सबसे पहले आकर बसे ये सप्त सिंधु प्रदेश। कहाँ पे आके बसे थे, सप्त सिंधु प्रदेश में आकर ये लोग बसे थे। जब का सप्त सिंधु प्रदेश है, इसको क्या बोला जाता है, ब्रह्मव्रत भी बोला जाता है, ब्रह्मव्रत। इस प्रदेश को और क्या बोला जाता है, ब्रह्मव्रत भी इसको बोला जाता है। इसका अर्थ क्या होता है, सप्त सिंधु का 7 नदियों का समूह। कितनी नदियों का, 7 नदियों का समूह। तो अभी आपकी 7 नदियां कौन कौन सी रहेंगी वो देख लेते हैं। एक तो आपकी रहेगी सिंधु,
दूसरी सतलुज, तीसरी रावी, चौथी चिनाब, पांचवी झेलम, छठी व्यास और सातवीं आपकी सरस्वती। तो ये आपकी 7 नदियां रहेंगी, 7 नदियों का समूह रहेगा, मतलब कि इसको क्या बोला गया, सप्त सिंधु प्रदेश बोला गया, जहाँ आर्य सबसे पहले आकर बसे थे। तो ये था इनका विस्तार। तो आज की वीडियो में जो हमारा अभी डिस्कस करना जो हमें मेनली वो है ऋग्वेदिक काल। आज की वीडियो में हम ऋग्वेदिक काल पढ़ेंगे और इससे आगे वाली वीडियो में हम उत्तरवेदिक काल को डिस्कस करेंगे। तो अभी ऋग्वेदिक काल को हम पढ़ेंगे। ऋग्वेदिक काल, तो जो आपका ऋग्वेदिक काल है इसका समय मैंने आपको बताया कितना रहेगा, 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व इसका समय रहने वाला है। और इसको क्या बोला जाता है, पूर्व वैदिक काल भी इसको बोला जाता है। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, ऋग्वेदिक काल की जानकारी का स्रोत क्या रहेगा, जानकारी का स्रोत इसका क्या रहेगा हमारा ऋग्वेद। क्योंकि जो आपका ऋग्वेदिक काल है इसमें सिर्फ एक ही वेद की रचना हुई थी, वो कौन सा था, ऋग्वेद। और ऋग्वेद से ही हमें ऋग्वेदिक काल की संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। तो अभी ऋग्वेदिक काल में जो आर्य थे वो उनका जीवन कैसा था, अस्थायी जीवन था। कैसा जीवन था इनका, अस्थायी जीवन ये लोग व्यतीत करते थे, अस्थायी जीवन। और समाज कैसा था, ग्रामीण या कबीलाई समाज था। इनका समाज कैसा रहेगा, ग्रामीण या फिर कबीलाई समाज। कैसा समाज था, ग्रामीण समाज था, या फिर हम इसको कबीलाई समाज भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये लोग कबीलों में अपना जीवन व्यतीत करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। स्थायी जीवन इनका बिल्कुल भी नहीं था। तो ऋग्वेद से इससे एक क्वेश्चन और बनता है कि हिमालय की चोटी को ऋग्वेद में क्या कहा गया। तो हिमालय की चोटी को ऋग्वेद में क्या बोला गया, मुजवंत बोला गया। क्या बोला गया, मुजवंत। हिमालय की चोटी को ऋग्वेद में क्या बोला गया, मुजवंत बोला गया। अब ऋग्वेदिक काल को हम पढ़ना है तो इसको हम 4 भागों में पढ़ेंगे। किस तरह पढ़ेंगे, 4 भागों में इसको पढ़ेंगे। इसमें हम क्या क्या 4 टर्म पढ़ेंगे, वो हमारी एक तो इनका सामाजिक जीवन, सामाजिक जीवन। दूसरा है हमारा आर्थिक जीवन। तीसरा है हमारा धार्मिक जीवन। और चौथा है राजनीतिक जीवन। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, सामाजिक जीवन पढ़ेंगे। सामाजिक जीवन इनकी समाज की संरचना के बारे में बताएगा। आर्थिक जीवन इनकी अर्थव्यवस्था के बारे में बताएगा। धार्मिक जीवन में इनका धर्म के प्रति दृष्टिकोण कैसा था वो पता चलेगा। और जो राजनीतिक जीवन था वो हमें इनकी राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बताएगा। तो सबसे पहले हमें जो पढ़ना वो हमारा सामाजिक जीवन है। क्या पढ़ेंगे अभी हम, सामाजिक जीवन पढ़ेंगे जो ऋग्वेदिक काल का था। सामाजिक जीवन, तो सामाजिक जीवन में क्या था, एक तो इनका समाज कैसा था, पितृसत्तात्मक समाज था। कैसा समाज था, पितृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक समाज, यानी कि पैट्रियार्चल सोसाइटी थी। जैसे कि आज भी हमारा भारत देश कैसा समाज है, भारत देश का पुरुष प्रधान समाज है, तो वैसा ही पुरुष प्रधान समाज आपका ऋग्वेदिक काल में था। लेकिन अगर हम सिंधु सभ्यता की बात करें तो उस समय कैसा समाज रहेगा, हमारा मातृसत्तात्मक समाज रहेगा। और बाकी आपका पितृसत्तात्मक समाज ही रहने वाला है ऋग्वेदिक काल में भी और उत्तरवेदिक काल में भी। दूसरा, जो आपका परिवार था ये समाज की मुख्य इकाई थी। मुख्य इकाई क्या थी, मुख्य इकाई थी आपकी परिवार। समाज की मुख्य इकाई क्या थी, परिवार थी। और परिवार के मुखिया को क्या बोला जाता था, कुल्प बोला जाता था। मुखिया क्या कहलाता था, यहाँ से मुखिया, मुखिया को बोला जाता था कुल्प। और ये एग्जाम्स में काफी बार पूछा गया है कि ऋग्वेदिक काल में परिवार के मुखिया को क्या बोला जाता था। मुखिया को क्या बोला जाता था, कुल्प मुखिया को बोला जाता था। फिर इसमें महिलाओं की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी रहेगी, तो महिलाओं को उचित सम्मान दिया जाता था। जो आपका ऋग्वेदिक समाज था उसमें क्या था, महिलाओं को उचित सम्मान दिया जाता था।
इसमें मतलब कि इनको क्या क्या छूटे थे, एक तो इनको मतलब कि स्वच्छंद जीवन था इनका, जैसे कि जो जीवन इनका ऋग्वेदिक काल में रहेगा और जो आपका सिंधु सभ्यता के काल में रहा वो जीवन आज भी महिलाओं का नहीं है। जो आपका सामाजिक जीवन ऋग्वेदिक काल में था उसमें महिलाओं को उचित सम्मान दिया जाता था, उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। एक अधिकार क्या था, इन्हें शिक्षा प्राप्त करने का भी अधिकार था, और जो धार्मिक और राजनीतिक संस्थाएं थी उनमें भी भाग लेने का अधिकार महिलाओं को था। तो फिर इसके बाद है ऋग्वेदिक काल में एक व्यवस्था थी वर्ण विभाजन की। वर्ण विभाजन की व्यवस्था इसमें विद्यमान थी। तो इसमें समाज में कितने वर्ण थे, 4 वर्ण थे, लेकिन इसका एक मुख्य पॉइंट हमारा वर्ण विभाजन से क्या रहेगा, जो वर्ण विभाजन था वो जाति आधारित न होकर कैसा था, कर्म आधारित था। वर्ण विभाजन कैसा था आपका, कर्म आधारित। कर्म आधारित आपका वर्ण विभाजन था। 4 वर्ण थे, कितने वर्ण थे, 4 वर्ण। कौन कौन से थे, एक था आपका ब्राह्मण, दूसरा था आपका क्षत्रिय, तीसरा था वैश्य, और चौथा था शुद्ध। तो जो आपके ब्राह्मण है, ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मण क्या थे, परम पुरुष के मुख से उत्पन्न हुए हैं, और जो क्षत्रिय थे वो परम पुरुष की भुजाओं से उत्पन्न हुए हैं। वैश्य थे, परम पुरुष की जांघों से उत्पन्न हुए हैं, और जो शूद्र है वो परम पुरुष के पैरों से उत्पन्न हुए हैं। तो मतलब कि इनका कर्म आधारित था। ब्राह्मणों का काम क्या होता था, शिक्षा प्रदान करना, प्राप्त करना और शिक्षा प्रदान करना ब्राह्मणों का काम होता था। क्षत्रिय क्या करते थे, लड़ाई लड़ते थे। वैश्य लोग क्या करते थे, व्यापार करते थे, और शूद्र क्या करते थे, इन तीनों वर्गों की सेवा करते थे। ये इनके काम थे। तो कर्म आधारित विभाजन आपका वर्ण व्यवस्था में था। एक जो आपका ऋग्वेदिक काल है, इसकी मुख्य जो बात थी वो थी गाय को पवित्र मानते थे। वैसे गाय आपकी सिंधु सभ्यता में भी थी, लेकिन सिंधु सभ्यता में गाय को पवित्र नहीं माना जाता था, उसमें कुबड़ वाले बेल को पवित्र माना जाता था। जो आपके ये लोग थे वैदिक सभ्यता में, इसको गाय को क्या मानते थे, पवित्र। गाय इनके लिए क्या थी, पवित्र थी। और गाय को क्या बोला जाता था, अघन्य इसको बोला जाता था, अघन्य, यानी कि जिसे मारा ना जाए, उसकी हत्या न की जाए, उसे क्या बोला जाता है, अघन्य बोला जाता है। तो गाय कैसी थी, इनके यहाँ पे पवित्र थी और अघन्य थी। एक जो आपका ये समाज था, इसमें क्या था, संस्कारों को महत्व दिया जाता था। क्या किया जाता था, संस्कारों को महत्व दिया जाता था। तो संस्कार क्या थे, मतलब कि आज भी हिंदू धर्म में माना जाता है व्यक्ति के कितने संस्कार होते हैं, 16 संस्कार होते। तो उन्हीं 16 संस्कारों को इसमें महत्व दिया जाता था। एक मतलब कि एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि अमाजु किन्हें बोला जाता था, अमाजु। तो अमाजु शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था, जो कन्याएं लंबे समय तक विवाह नहीं करती थी। जो कन्याएं लंबे समय तक शादी नहीं करती थी उन्हें क्या बोला जाता था, अमाजु बोला जाता था, यानी कि अविवाहित कन्याएं। अविवाहित कन्याओं को क्या बोला जाता था, अमाजु बोला जाता था। क्या कहलाती थी, अमाजु कहलाती थी। फिर जो आपका ये समाज था, इसमें ना तो बाल विवाह था और न ही सती प्रथा थी। बाल विवाह इस समाज में बिल्कुल भी नहीं था। सती प्रथा भी इस समाज में विद्यमान नहीं थी। और जो आपको विधवा पुनर्विवाह है, इसकी अनुमति भी थी महिलाओं को। किसकी अनुमति थी, विधवा पुनर्विवाह की अनुमति थी, विधवा पुनर्विवाह। यानी कि अगर किसी औरत का पति मर जाता है तो उसके बाद वो दूसरी शादी कर सकती है, वो हमारा क्या कहलाता है, विधवा पुनर्विवाह। देखो अगर आज के टाइम पर अगर हम सोचें तो जो आपका ऋग्वेदिक काल था वो आज के टाइम से भी कहीं ज़्यादा बेटर था। अगर हम महिलाओं की स्थिति को देखें, विधवा पुनर्विवाह की अनुमति थी। लेकिन अगर हम बात करें अपने पास्ट में जाए, जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे तब तक, यानी कि हमारी स्वतंत्रता प्राप्ति तक भी, अगर हमारे स्वतंत्रता प्राप्ति के थोड़े दिन पहले तक आपको विधवा पुनर्विवाह की अनुमति नहीं थी। औरतों को अगर किसी का पति मर जाता तो उसको दोबारा शादी करने की अनुमति नहीं होती थी। लेकिन कुछ समाज सुधारक हुए, जैसे राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस की वजह से हमें मतलब कि इन्होंने इतना जोर लगाया कि ये अनुमति महिलाओं को मिली। और जो बाल विवाह सती प्रथा, ये भी अभी तक विद्यमान थी। बाल विवाह तो अभी भी देश के अंदर विद्यमान है, मतलब कि बाल विवाह छोटी उम्र में शादी कर देना, तो उस समय ये चीजें नहीं थी। इसके बाद एक क्या था, बहुत, एक शब्द आएगा आपका बहुत।
बरहुत क्या होता है? तो बरहुत क्या होता है? विवाह के समय जो लड़की का पिता उसे दान देता था उसे क्या बोला जाता था? बरहुत बोला जाता था। लड़की को दिया जाने वाला दान विवाह के समय। लड़की को दिया जाने वाला दान। देखो इसका दहेज से कोई कनेक्शन नहीं है। दहेज में और बरहुत में फर्क था। कैसे फर्क था? दहेज क्या होता है? ससुराल वालों द्वारा मांगा जाता है, इसकी डिमांड की जाती। लेकिन बरहुत में क्या था? लड़की के पिता की इच्छा होती थी। अगर वो अमीर था तो अपनी मर्जी से ज्यादा भी देता था, लेकिन अगर वो गरीब है तो कम भी देता था और मन माने ना भी दे। तो बरहुत क्या था? एक तरह से लड़की वालों के जो लड़की का परिवार था उसकी इच्छा होती थी। और इसमें क्या होता है? जो आपका दहेज इसमें तो मांगा जाता है, ठीक है ना। तो ये इसमें डिफरेंस था। अब इसके बाद जो आपका था एक इसका इनका पे पूछा जाता है आर्यों का, क्योंकि आर्यों की सभ्यता पढ़ रहे हैं। तो इनका मुख्य पे क्या रहेगा? सोम। मुख्य पे क्या रहेगा इनका? सोम इनका क्या रहेगा? मुख्य पे रहेगा। पे यानी कि पीने वाली चीज है ये सोम। जो आज के टाइम पे काम शराब करती तो उस टाइम पर ये क्या करता था? सोम करता था। ये कहते एक वृक्ष होता था हिमालय पे, उसका रस, उससे रस निकलता था, उस रस को क्या बोला जाता था? सोम बोला जाता था। फिर ये लोग दूध से बने व्यंजनों के शौकीन थे, क्योंकि इनका एक काम यहाँ से याद है कि पशुपालक थे। ये समाज कैसा था? पशुपालक। पशुपालक ये समाज था। ये मवेशियों का पालन करते थे, गाय भैंस बकरियां रखते थे। और मतलब कि जो आपका इससे पहले सिंधु सभ्यता का समाज था वो कृषि प्रधान समाज रहेगा। ये लोग क्या करते थे? दूध से बने व्यंजनों का प्रयोग करते थे। ज्यादातर दूध से बने व्यंजनों का प्रयोग। अब दूध से चाहे वही लस्सी बने, चाहे दही बने, या फिर और कुछ बने, तो मतलब कि उन चीजों का ये लोग प्रयोग ज्यादा करते थे खाने के अंदर। आभूषणों के शौकीन थे। महिलाएं और पुरुष दोनों ही क्या थे? आभूषणों के शौकीन थे। और अब इनके पहनावे की बात करें, जो आर्य लोग थे उनका पहनावा कैसा था? तो पहनावा इन लोगों का कैसा था? महिलाओं में तो था साड़ी। महिलाएं क्या पहनती थी? महिलाएं तो पहनती थी साड़ी। और अभी पुरुषों की बात करें तो पुरुषों का मतलब कि पहनावे को 3 भागों में बांट दिया गया। वास, अधिवास, नीवी और सिर के ऊपर पगड़ी। तो वास क्या होता था? जो कमर से ऊपर कपड़े पहने जाते थे, यानी कि जो कुर्ता वो लोग पहनते थे उसके क्या बोला जाता था? वास, कमर से ऊपर। ओके। फिर अगर हम बात करें किसकी? अधिवास की। किसकी बात करें अगर? अधिवास। अधिवास जो कमर के नीचे पहने जाते थे, जैसे धोती हो गई। नीवी, नीवी अधो वस्त्र। किसको बोला जाता है? नीवी अधो वस्त्र को बोला जाता है। और एक था इनका पगड़ी, जो सिर पर पहनते थे। पगड़ी कहाँ पे पहनते थे? सिर पे। तो पुरुषों के में क्या है? 3-4 चीजें आएंगी। वास जो कमर से ऊपर पहना जाता था, अधिवास जो कमर के नीचे पहना जाता था, नीवी जो कि अधोवस्त्र होता था, और पगड़ी जो सिर पर पहनी जाती थी। और महिला क्या पहनती थी? साड़ी पहनती थी। और इनके मनोरंजन के साधनों की बात करूँ तो मनोरंजन का क्या मतलब कि इनके वो थे मुख्य? संगीत था, नृत्य था, शिकार और मतलब कि मछली पकड़ना इनका मुख्य मतलब कि मनोरंजन का साधन था। क्या क्या था? संगीत और नृत्य, मछली पकड़ना और शिकार। ये मतलब कि इनके क्या थे? मनोरंजन के साधन थे। तो अभी हमने क्या पढ़ा? ये हमारा सामाजिक जीवन हमने इनका डिस्कस किया। अब इसके बाद जो है वो है आर्थिक जीवन, यानी कि अर्थव्यवस्था कैसी थी, क्या काम ये लोग करते थे, क्या इनका मुख्य पेशा था, किस तरह से इनकी अर्थव्यवस्था काम कर रही थी, वो चीज अभी हम इसमें डिस्कस करेंगे, जो है हमारा आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन। तो आर्थिक जीवन में क्या था? मुख्य रूप से क्या लोग थे? पशुपालक लोग ये थे। कैसे लोग थे ये? पशुपालक थे। कैसे लोग थे ये लोग? पशुपालक थे। पशुओं का ये सर्वाधिक मतलब कि इनका पेशा क्या रहेगा? पशु पालना था। और पशुओं को ये लोग सर्वाधिक महत्व भी ये लोग देते थे। फिर संपत्ति का आधार क्या माना जाता था? मवेशियों को संपत्ति का आधार माना जाता था। संपत्ति का आधार भी इनका क्या था? पशु थे।
संपत्ति का आधार क्या था? मवेशी। यानी कि अगर आज के टाइम अगर किसी को अमीर गरीब में डिवाइड करते हैं तो उसकी संपत्ति के आधार पर करते हैं। और संपत्ति में क्या क्या चीज़ें देखते हैं कि उसके प्लाट कितने हैं, घर कैसा है, गाड़ियाँ हैं, नौकर चाकर है, ये सारी चीज़ उसके इनकम सोर्सेज मतलब कि क्या क्या है, ये सारी चीज़ें उसकी संपत्ति को दिखाती। लेकिन उस टाइम पे संपत्ति क्या थी? मवेशी। अगर किसी के पास जितने ज़्यादा पशु है वो उतना ही ज़्यादा अमीर माना जाता था, अगर पशु नहीं है वो उतना ही ज़्यादा गरीब माना जाता था। तो एक इसमें खासियत क्या थी? कृषि का महत्व नहीं था, कृषि नगण्य थी, बिल्कुल बहुत कम की जाती थी। और की जाती थी तो कौन सी फसलों की जाती थी? गेहूँ, जौ और धान की जाती थी। कौन सी फसलों की? जौ और धान, दो ही फसलें उगाई जाती थी, ये भी बहुत कम। कृषि का महत्व बिल्कुल यानी कि नगण्य था। इसमें एक था वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है? अगर मेरे पास गाय है और मुझको गेहूं खरीदने हैं तो मैं क्या करूंगी? और किसी व्यक्ति को गाय खरीदनी तो मैं ऐसे व्यक्ति को सर्च करूंगी ना भाई जिसको मेरी गाय उसके मतलब मेरी गाय के बदले मेरी गाय उसको चाहिए और मुझे उसके गेहूं मिल जाए। तो एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु लेना, मैं उसको गाय दे दूँ वो मुझे गेहूं दे दे, तो वो क्या हमारी वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है। फिर इसमें कुछ व्यवसायियों के नाम आते हैं तो जो एग्जाम्स में पूछ ले जाते हैं, कौन कौन से रहेंगे? एक तो है तक्षण। ऋग्वेदिक काल में इसे क्या बोला जाता था? तक्षण। और आज इसको क्या बोला जाता है? बढ़ई बोला जाता है। इसको हम खाती भी बोलते हैं। तो बढ़ई के लिए ऋग्वेदिक काल में किस शब्द का प्रयोग होता था? तक्षण शब्द का प्रयोग होता था। फिर है बेकनाट। बेकनाट किसके लिए प्रयोग होता था? सूदखोर के लिए प्रयोग होता था। सूदखोर जो महाजन वगैरह होते हैं उनके लिए कौन सा शब्द यूज होता था? बेकनाट। फिर है स्वर्णकार। स्वर्णकार, तो स्वर्णकार किसके लिए यूज होता था? सुनार के लिए, जो सोने का काम करते हैं, आभूषण बनाने का, सोने चांदी के। उसके बाद है चरमकार। चरमकार का किसके लिए यूज होता था? चमार के लिए यूज होता था। आज के टाइम पे चमार और उस समय क्या बोला जाता था? चरमकार बोला जाता है, जो चमड़े का काम करते हैं। इसके बाद एक होता था वाय। वाय से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वाय किसको बोला जाता था? जुलाहा। जो कपड़े का रंगने का काम करते हैं, बुनने का काम करते हैं, उन्हें क्या बोला जाता था? वाय बोला जाता था, या फिर जुलाहा हम आज के टाइम पर इन्हें कहते हैं। एक हमारा पनी। पनी यूज होता था व्यापारी के लिए, जो लोग व्यापारी होते थे उन्हें क्या बोला जाता था? पनी बोला जाता था। तो ये कुछ शब्द थे जो मतलब कि उसमें के जो लोग थे उनके लिए यूज किए जाते थे, जैसे बढ़ई के लिए तक्षण, सूदखोर के लिए बेकनाट, स्वर्णकार सुनार के लिए, चरणकार चमार के लिए, पनी व्यापारी के लिए, और वाय जुलाहा के लिए यूज किया जाता था। अब इसके बाद है इनकी सर्वाधिक पवित्र नदी क्या रहेगी? सरस्वती। सरस्वती को क्या मानते थे? नदीत्तमा मानते थे। सर्वाधिक पवित्र नदी रहेगी, इसको नदीत्तमा बोला जाता था। क्या बोला जाता था? नदीत्तमा इसको बोला जाता था। सर्वाधिक पवित्र नदी ये रहेगी। अब है इनका धार्मिक जीवन। अब मतलब कि हम पढ़ेंगे कि भाई धर्म के प्रति इनका कैसा पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा, धर्म में कैसा इनका विश्वास था। तो धार्मिक जीवन में है इनका धार्मिक जीवन। तो धार्मिक जीवन में क्या था? ये भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए ईश्वर की आराधना करते थे। किस लिए ईश्वर की आराधना करते थे? भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए। भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए यानी कि अपने सुखों को नजरिए में मतलब कि अपने सुखों को ध्यान में रखते ईश्वर की आराधना की जाती थी। अगर किसी को मवेशी मतलब कि मवेशी पालते थे तो ज़्यादा मवेशी चाहिए, सोचता है कि एक दो गाय और ले लूँ, तो ईश्वर की आराधना करने लग गए, हे भगवान मेरे को एक दो गाय और दिलवा दो। तो मतलब किस तरह भौतिक सुखों के लिए क्या करते थे? ईश्वर की आराधना करते थे। वैसे इनका कोई मन से मकसद नहीं होता था भगवान की पूजा पाठ करने का। तो अब है मतलब कि इनके देवता कौन कौन से रहेंगे? इंद्र वरुण नासत्य इनके देवता थे। कौन कौन से थे? इंद्र इनका मुख्य देवता रहेगा। इंद्र, वरुण, नासत्य और भी बहुत सारे थे। मैं आपके एक वीडियो इन्हीं के ऊपर करवाने वाली हूँ, उसमें हम इन सबको डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद जो धार्मिक जीवन में था, पशु बलि उस समय विद्यमान थी। क्या था? पशु बलि। पशु बलि उस समय विद्यमान थी, यानी कि देवताओं को खुश करने के लिए क्या किया जाता था? पशु बलि दी जाती थी।
तो यज भी उस समय पर विद्यमान थे। यज भी उस समय पर क्या थे? विद्यमान थे। यज भी उस समय पर क्या थे? विद्यमान थे। यानी कि यज होते थे, लेकिन वो कैसे होते थे? मंत्र विहीन होते थे, उनमें मंत्रों का प्रयोग नहीं होता था। यज कैसे थे? मंत्र विहीन। मंत्र विहीन यज होते थे, उनमें मंत्रों का प्रयोग नहीं होता था। फिर ये लोग जादू टोने में भी विश्वास करते थे। किस में विश्वास करते थे? जादू टोने में। जादू टोने में विश्वास ये लोग करते थे। तो ये इनका धार्मिक जीवन था। भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए ईश्वर की आराधना करते थे। यज मंत्र विहीन होते थे, पशुओं बलि विद्यमान थे और जादू टोनों में ये लोग विश्वास करते थे। अब जो लास्ट पॉइंट रहता है हमारा ऋग्वेदिक का, वो रहता है राजनीतिक जीवन इनका कैसा था, कि भाई राजनीति में राजा कैसे होते थे, प्रजा कैसी होती थी और किस तरह की मतलब की राजनीतिक संरचना इन लोगों की थी। राजनीतिक जीवन, तो राजनीतिक जीवन इन लोगों का कैसा था वो भी हमें इसको डिस्कस करना है। तो राजनीतिक संरचना की सबसे छोटी इकाई क्या थी? जैसे सामाजिक संरचना की सबसे छोटी इकाई परिवार थी, ठीक उसी तरह इसमें भी सबसे छोटी इकाई क्या रहेगी? परिवार ही रहेगी। छोटी इकाई क्या रहेगी आपकी? परिवार। और परिवार का मुखिया क्या कहा जाता है? कुलप कहा जाता है परिवार के मुखिया को। तो परिवारों का समूह मिलकर क्या करता है? ग्राम का निर्माण करता है। अभी देखना है संरचना को ध्यान से। परिवारों का समूह यानी कि 8, 10, 20, 25 परिवार हो गए, तो उनका समूह किस चीज का निर्माण कर रहा है? ग्राम यानी कि गांव का। परिवारों का समूह मिलकर किस चीज का निर्माण कर रहा है? ग्राम का निर्माण कर रहा है। और ग्राम का जो मुखिया होता है उसे क्या बोला जाता है? ग्रामणी बोला जाता है। ग्रामणी। जैसे परिवार के मुखिया को क्या बोला जाता है? कुलप बोला जाता है, ठीक उसी तरह ग्राम के मुखिया को क्या बोला गया? ग्रामणी। और ग्राम किससे बना? परिवारों के मिलने से बने। कई सारे परिवार इकट्ठे हुए क्या बन गया? ग्राम। मुखिया कौन हुआ? ग्रामीण, ग्रामणी। अब ग्रामों का ग्रामों का समूह यानी कि 1, 2, 10, 15, 20 गांव इकट्ठे हुए तो गांव का समूह हो गया। तो गांव का समूह क्या कहलाया? विश्व कहलाया। क्या कहा गया? विश्व इसको बोला गया। ग्रामों के समूह को क्या बोला गया? विश्व बोला गया। और विश्व का जो मुखिया होता था उसको क्या बोला गया? विश्वपति। विश्वपति। जो गांव का मुखिया मतलब गांव के समूह का यानी कि विश्व का मुखिया कौन? विश्वपति। अब विश्व का समूह, विश्व का समूह। और विश्व का समूह क्या कहलाया? जनपद कहलाया। क्या कहलाया? जनपद कहलाया। और इसका मुखिया होता था जनपति। जनपद का मुखिया कौन होता था? जनपति होता था, या फिर इसको हम राजा भी बोल सकते हैं। यानी कि जनपद किसके लिए यूज हुआ? राज्य के लिए यूज हुआ। देखो आज के टाइम पे भी सेम व्यवस्था ही है हमारी, बस थोड़ा सा नाम का डिफरेंस है। देखो पहले परिवार के मुखिया को कुलप बोलते हैं ये लोग। हमारे घर में परिवार का एक मुखिया होता है, फिर ढेर सारे परिवारों का समूह क्या बना देता है? गांव का निर्माण कर देता है। जैसे कि आजकल गांव का मुखिया कौन हो गया? सरपंच हो गया। फिर गांव का समूह बन जाए तो क्या बन गया? विश्व बन गया। ऐसे बहुत सारे गांव का समूह हो जाता है और उसका अब एक मुखिया हो जाता है। फिर विश्व का समूह, विश्व का समूह यानी कि अब जो गांव का समूह बना उसको बोल दिया इन्होंने विश्व। विश्व का समूह क्या कहलाया? जनपद। ठीक उसी तरह जैसे कि बहुत सारे राज्य हो गए हमारे इंडिया के, उन सबको मिलाए तो क्या बन गया? हमारा पूरा भारत देश बन गया। तो ठीक इसी तरह इसमें होता था। तो इनकी इस तरह की राजनीतिक मतलब की संरचना बनी हुई थी। फिर इसमें आगे जो पॉइंट थे वो था राजा पैतृक शासक नहीं था। मुख्य पॉइंट रहेगा आपका यहाँ से, राजा पैतृक शासक नहीं था। पैतृक शासन क्या होता है? पैतृक शासक नहीं था, मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। जैसे कि अभी तक जो हमारी स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले तक यानी कि जब तक मुगलों का राज रहा तब तक क्या था? जैसे कि कोई व्यक्ति राजा है, उसके बाद उसका पुत्र राजा बने, उसके बाद उसका पुत्र राजा बने, यानी कि एक ही फैमिली पीढ़ी दर पीढ़ी राज कर रही है। तो वो कैसा हो जाता था? पैतृक शासन हो जाता था। लेकिन ऋग्वेदिक काल कैसा था आपका? उसमें पैतृक शासन नहीं होता था। राजा का चुनाव किया जाता था सभा और समिति के द्वारा। उस समय 3 चीजें विद्यमान थी, सभा, समिति और विदत। उस समय कितनी चीजें विद्यमान थी? सभा, समिति और विदत। जब का विदत था ये सबसे प्राचीन होती थी। विदत क्या थी आपकी? सबसे प्राचीन थी। विदत क्या थी आपकी? सबसे प्राचीन संस्था थी। उस समय 3 संस्थाएं विद्यमान थी, सभा, समिति और विदत।
सभा क्या होती थी, आम लोगों की संस्था होती थी। सभा क्या होती थी, इसमें आम लोग होते थे, सभी मतलब कि जैसे कि पूरा जनपद है उसके सभी लोग। समिति में जो मुख्य लोग होते थे, राजा का जो अधिकारी वर्ग होता था वो समिति होता था। और विदत जो आपके सबसे प्राचीन उत्तर वैदिक काल तक आते आते विदत समाप्त हो जाएगी। तो राजा का चयन कौन करता था, सभा और समिति, ये दोनों चीजें क्या करती थी, इसका चयन करती थी। किसकी, राजा का ये लोग चयन करते थे। इसके बाद जो है, जो राजा के अधिकारी थे उनको क्या बोला जाता था, कि समिति में कौन थे, राजा के अधिकारी। तो राजा अधिकारियों को, राज्य अधिकारियों को क्या बोला जाता था, रत्नीन बोला जाता था। क्या बोला जाता था, रत्नीन। अब आप उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे तो सभी अधिकारियों को डिस्कस हम करेंगे। तो राज्य अधिकारियों को क्या बोला जाता था, रत्नीन बोला जाता था। इसमें जैसे कि राजा खुद भी आता था, पुरोहित हुए, उसके जितने मंत्री होते थे। वैसे ऋग्वैदिक काल में कितने सदस्य होते थे, रत्नीन वर्ग में 7 सदस्य होते थे। राजा समेत कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे। अभी आगे इसमें क्या क्या था वो देखते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो हमारा जो था, जो वैदिक कालीन न्यायाधीश थे, मतलब कि अभी किसी के मतलब कि लड़ाई हो गई, किसी के साथ झगड़ा हो गया, तो उसका अगर हम गांव में बात करें तो सरपंच करता है। और आजकल तो कोर्ट्स की भी व्यवस्था है, इनकी कोर्ट में जाकर वो अपना मुकदमा दर्ज कर देते हैं। तो ठीक उसी तरह उस समय भी लड़ाई झगड़े होते थे तो उनमें न्यायाधीश होता था, यानी कि जैसे आज जज होता है वैसे उस समय भी होता था। तो उस जज को क्या बोला जाता था, पर्सन विनायक बोला जाता था। न्यायाधीश को क्या बोला जाता था, पर्सन विनायक। न्यायाधीश को क्या बोला जाता था, उसमें पर्सन विनायक इसको बोला जाता था। और आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था मैंने आपको बताई क्या थी, विदत थी। जनता की गतिविधियों को देखने के लिए गुप्तचर छोड़े जाते थे, क्योंकि राजा लोग क्या करते थे, गुप्तचर छोड़ते थे। कई जनता में कोई आक्रोश पैदा तो नहीं हो गया, कोई इनका विरोध तो नहीं कर रहा, इसलिए तो इन गुप्तचरों को क्या बोला जाता था, स्पष्ट बोला जाता था। गुप्तचरों को क्या बोला जाता था, स्पष्ट। गुप्तचरों को क्या बोला जाता था, स्पष्ट बोला जाता था। और उस समय कर विद्यमान था। क्या विद्यमान था, कर था। कर कौन सा था, बलि। कर का नाम क्या है, बलि। कौन सा कर विद्यमान था, उसमें बलि कर विद्यमान था। और ये कर कैसा था, अनियमित कर था। कोई दे तो दे, नहीं देना हो तो बेशक ना दे। अनियमित कर ये मवेशियों पर लगता था। ये जो आपका कर था किस पर लगता था, मवेशियों पर लगता था, अनियमित कर था। लेकिन जब आप उत्तर वैदिक काल तक आओगे तो ये आपका जो बलि कर है ये नियमित कर हो जाएगा, यानी कि किसी के पास मवेशी हो चाहे ना हो उसको ये कर देना पड़ेगा, यानी कि सबको ये कर देना पड़ता है। तो ये इसका ऋग्वैदिक काल में अनियमित करता है। तो आज हमने ऋग्वैदिक काल पढ़ा, उसके चारों पॉइंट्स बड़े, सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक व्यवस्था हमने पढ़ी। तो आगे जो वीडियो होगी उसमें हम उत्तर वैदिक काल को डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।